नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जानने की कोशिश करी थी कि एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज़ क्यों किया, और हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि उनके कॉलोनियलिज्म की वजह से इंडिया की इकोनॉमी पे ब्रॉडली क्या इम्पैक्ट हुआ। हमने ये देखा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट हुआ, और उसकी वजह से आज की डेट में जो भी इंडिया की ग्रोथ है, इट इज़ प्योरली सर्विसेज ड्रिवन। हमने ये भी जानने की कोशिश करी थी दोस्तों पिछले वीडियो में कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल लेवल पे हमने किस तरीके से मिसमैनेजमेंट किया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया में पिकअप नहीं हो पाई। आज के वीडियो में इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब बात करेंगे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के कॉलोनाइजेशन करने के बाद स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हमारी इकोनॉमी में क्या क्या है। तो दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज़ किया तो सबसे पहले कॉलोनियलिज्म में उनका इम्पैक्ट ये था कि उन्होंने जितनी भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर क्रिएट आके करी, वो इंडस्ट्रीज़ हमारे ग्रोथ के लिए, वो इंडस्ट्रीज़ हमारे लोगों के लिए नहीं थी। जो भी उन्होंने इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई, वो सारी इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि वो ब्रिटेन को इवेंचुअली सपोर्ट करे, नंबर वन। नंबर टू, कोई भी एग्रेरियन कमोडिटी का अगर इंडिया में प्रोडक्शन होता था, उस एग्रेरियन कमोडिटी का प्रोडक्शन इंडिया में इस कारण से होता था कि वो कमोडिटी इंडिया से लेके बाहर ले जाई जाए ब्रिटेन, और उस कमोडिटी को ब्रिटेन में ले जाके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्या करते थे, दे वुड बेसिकली अंडरटेक कल्टिवेशन ऑफ टी, एंड they would take the tea leaves abroad, do tea trade with others, make all the money, keep the money with themselves. This is a problem. Similarly, the Britishers also did another thing. They would undertake cultivation of jute, they would undertake cultivation of cotton, and they would take everything back home. तो हो क्या रहा था दोस्तों कि जो भी चीज़ यहाँ पर बन रही थी वो ले जाई जा रही थी बाहर, बाहर ब्रिटेन के ट्रेड को बढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ पर हमारी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं हो रहा था। इसी कारण से आज की डेट तक अगर आप एक कॉमन चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी में एक परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये दिखती है कि कंजम्पशन लेवल्स लो हैं, और ये कंजम्पशन लेवल्स पहले मिनिमल थे, सेल्फ सस्टेनिंग थे, बट डेलिबरेटली ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्रियल लेवल को, एग्रेरियन लेवल को डेसिमेट करने की वजह से आज की डेट में कंजम्पशन लेवल्स और नीचे चले गए हैं। इसीलिए जब भी इंडिया की इकोनॉमी पे कोई भी क्राइसिस आता है, चाहे वो क्राइसिस बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू हमारे पैंडमिक की तरह से हो, जो कि एक ब्लैक स्वान इवेंट था, या कोई भी एक क्राइसिस आए, हर एक सिचुएशन में एक चीज़ कॉमन देखने को मिली कि कंजम्पशन डिप कर जाती है, फिर गवर्नमेंट को स्टिमुलस देना पड़ता है कंजम्पशन को राइज करने के लिए। तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम याद रखिएगा। दूसरा, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो पूरे आर्टिजन क्लास को, इंडस्ट्रियल क्लास को, जो रूरल इंडस्ट्री थी, जैसा हमने पिछले वीडियो में समझा कि उसको डिस्ट्रॉय करके उसको एग्रेरियन लेवल पे पुश कर दिया। अब जब लोगों को एग्रेरियन लेवल पे पुश कर दिया तो एग्रीकल्चर लेवल पे क्योंकि स्किल नहीं था, तो स्किल ना होने के कारण प्रोडक्टिविटी घट गई। तो जो भी इनकम आती थी, दैट इनकम वाज यूज्ड फॉर कंजम्पशन। अब आप समझिए यहाँ पे, अगर वो इनकम जनरेट हो रही है और वो इनकम कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सेविंग कहाँ है। अब अगर सेविंग नहीं होगी तो जो आपके कंट्री का बैंकिंग सिस्टम होगा वो बड़ा वीक सा होगा, और अगर बैंकिंग सिस्टम वीक होगा तो एक चीज़ और तय है, क्या है कि इन्वेस्टमेंट आपकी टेरिटरी में नहीं आएगा। अगर आपकी टेरिटरी में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा बिकॉज कंजम्पशन नहीं है, बैंकिंग सेक्टर पुअर है, तो आप ग्रोथ कैसे करेंगे। इस चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए हम आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे कि हेरोड डेमर मॉडल हमारे को अपनाना पड़ा इकोनॉमिक्स में। हेरोड डेमर मॉडल यही बात बोलता है कि आप सबसे पहले कंट्री में सेविंग लेवल बढ़ाइए, क्योंकि जब सेविंग लेवल बढ़ेगा तो सेविंग लेवल बढ़ने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली बैंकिंग सिस्टम डेवलप होगा। वो बैंकिंग सिस्टम जब डेवलप होगा तो लोग पैसा बैंकों में रखेंगे, तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा और इन्वेस्टमेंट फ्लो करेगा। वो इन्वेस्टमेंट को लेके ग्रोथ कीजिए। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स का एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ क्या था कि उन्होंने हमारे सेविंग कल्चर को इनकरेज ही नहीं किया। इनफैक्ट अगर हम दोस्तों डेटा देखें तो सेविंग रेट इंडिया का था 3% ऑफ द GNP इन 1947। इट वॉज सो लो। तो सेविंग की एक तरीके से वो कल्चर बनी नहीं इंडिया में। वो कल्चर इसलिए भी नहीं बनी बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर वॉज यूज फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। तो अगर कंजम्पशन के पर्पज़ के लिए खर्चा और पैसा लगाया जाएगा तो एक चीज़ तय है दोस्तों कि सेविंग लेवल ब्रिटिशर्स की वजह से कम रहा, जो एक हमारी इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए, आगे जाके इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्ट्रक्चरल इशू बना रहा। इसके सवाए अगर आप टैक्सेशन पॉलिसीज़ को देखते हैं तो ब्रिटिशर्स ने बड़ी एब्सर्ड सी टैक्सेशन पॉलिसी अपनाई, जिसमें प्राइमरीली उन्होंने ये कोशिश करी कि जो रिच क्लास था
उसको बेसिकली टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया और सारा प्रेशर डाल दिया पेजेंट्री क्लास पे और पेजेंट्स पे, फार्मर्स पे, लोगों पे, उनको एक तरीके से टैक्सेशन के बर्डन में लाके, ब्रैकेट में लाके उनसे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। अब जब इनसे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया तो ये सारे रिसोर्सेज को लेके इवेंचुअली क्या हुआ, ये सारे रिसोर्सेज को लेके ब्रिटिशर्स ने अपनी नेसेंट इंडस्ट्री, जो अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सस्टेन करने के लिए बनानी थी, वो सस्टेन करते रहे। सेविंग्स लो थी, जो बची कुची सेविंग्स होती थी ड्रेन ऑफ वेल्थ करके वो भी ले जाते थे यहाँ पर, होम चार्जेस के नाम पे वो भी ले जाते थे वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप देखिए दोस्तों, सिस्टमिकली अगर हम देखें तो एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया, सेविंग सेक्टर लो रही, टैक्सेशन स्ट्रक्चर बड़ा इम्बैलेंस था, एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर पाया, इंडस्ट्री एक तरीके से डेसिमेट हो गई, और जो भी इंडस्ट्री बनी दैट इंडस्ट्री वॉज प्राइमरली यूज फॉर सस्टेनिंग द ब्रिटिश एंड देयर colonial मॉडल. Importantly, at the same time, the modern industries never boosted India's consumption. And when they never boosted India's consumption, one thing became very clear, friends, that in this regard, India was witnessing a perpetual problem of lack of money. फिर 1900s में जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने आरबीआई का कंसेप्चुअलाइजेशन किया, तो वो इस तरीके से, इस रीज़न से होता है क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर्स होती हैं तो सेविंग्स नहीं होती हैं, तो मनी पंप करना पड़ता है इंडिया में। मनी पंप करने के लिए मॉनेटरी बॉडी क्रिएट करी जाती है आरबीआई। आरबीआई क्रिएट की गई, मनी पंप किया गया। अब मनी पंप कर लिया, लेकिन बात वही है दोस्तों कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, कि बहुत ज़्यादा मनी है, गुड्स है नहीं, तो प्रॉब्लम क्या होगी, इन्फ्लेशन. That is why throughout 1900 till 1947, one very perpetual problem that Indian economy continued to witness as a structural issue also was that we never had proper management of inflation. Inflations were always on the higher side. Inflation was always on the higher side, affecting the people more who never had the money or the savings to even take care of their basic consumption. तो इस केस में सिर्फ ये नहीं हुआ, दूसरी एक लास्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये भी थी कि जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन, वो कंसेप्चुअलाइजेशन ऐसा किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन वाज क्रिएटेड विद द लार्जर मोटिव ऑफ हेल्पिंग द ब्रिटिशर्स टू टेक द गुड्स अवे. तो कहीं पर भी अगर रिसोर्स था, आप देखेंगे कि उस रिसोर्स वाली जगह पे ब्रिटिशर्स ने कंसेप्चुअलाइज किया क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, फ्रेट, रेल, रोड, सब कुछ. और इसके तहत उन्होंने ये कोशिश करी कि मेजर पोर्ट्स के आसपास रेल रोड बना के रिसोर्स के पॉइंट्स को कनेक्ट करके दे वुड जस्ट टेक अवे द रिसोर्स. सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट कॉल्ड द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो पब्लिक यूज़ करती है. तो पब्लिक बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं हुआ. जो काम हुआ वो सिर्फ अपने ट्रेड के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए हुआ. सो वेदर वी सी द फ्रेट पॉलिसी, whether we see infrastructure creation, whether we see creation of railroad networks in India, whether we see creation of ports, one thing is very clear. Every infrastructure that they created primarily was in the form of sustaining the industrial revolution in Britain. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है. So keeping this in mind, I hope that the structural problems which we continue to face today, because of their origin starting from the colonial time, as an idea is now clear to you. We'll continue from here in the next video. Thank you.